Hello everyone, and guys, welcome to your another success story session where we are basically talking to the persons who were being aspirants just like you, and now they are achievers by doing a lot of hard work and putting all their, I could say, each and everything, be it their soul, need. Sorry. दोबारा कर लेते, sorry. चलिए, sorry रमित जी, ठीक है, चलो. सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर अनदर इम्पॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी सेशन, जहाँ पे हम जो भी आपकी तरह एस्पिरेंट्स थे, अब वो एक अचीवर्स बन चुके हैं जब उन्होंने अपना एक ड्रीम जॉब क्रैक कर लिया है. उनके बाद आपको रूबरू करवाते हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि किस तरह उनकी एक एस्पिरेशन जर्नी रही, जो कि उन्होंने उसमें क्या अपनी मेहनत लेकर आए, हार्ड वर्क किया, क्या स्मार्ट वर्क किया, कैसे स्ट्रेटेजी की, और उसके बाद वो एक अचीवर बने हैं. एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट बिकॉज I always come around the persons who are hovering around different examinations. और होता है यार सर, कोई तो एक क्रैक हो जाए ना पूरे साल में तो बन जाएगा कुछ ना कुछ. तो हमारे जो आज के एस्पिरेंट, आप नॉट एन एस्पिरेंट आई वुड से, आज के जो अचीवर हैं, रमीक, उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी फॉर एन आरबीआई. और उन्होंने फिर आरबीआई के बाद सेबी किया, सेबी नहीं हुआ, आरबीआई नहीं हुआ, और इफ्सका की प्रेपरेशन भी किया, और अल्टीमेटली एरिडाई शायद उनकी किस्मत में लिखा हुआ था. एंड नाउ ही इज एन एरिडाई ग्रेड ए ऑफिसर. So welcome Ramik to the session, and thanks for Thank you, giving us sir. your precious time. Thank you, sir. So if we start his journey, guys, Ramik, सबसे पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपना बेसिक ब्रीफ जर्नी बताइए कि आपने ग्रेजुएशन कैसे, कहाँ से की, और कैसे आपका मोल्ड आया टुवर्ड्स दिस रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन. सर मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी आईएसएम धनबाद से किया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसके बाद मुझे प्लेसमेंट मिला था वहाँ पे, कॉलेज थ्रू कैंपस प्लेसमेंट इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो उधर मेरा ज्वाइनिंग हो नहीं पाया। तो आफ्टर दैट मैं डिसाइड किया कि रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए प्रिपेयर करना, आइदर मैं जॉब के साथ कर सकता था, नहीं तो फुल टाइम प्रिपेयर, दोनों ऑप्शंस थे। बट मैंने डिसाइड किया कि फुल टाइम प्रिपेयर करना ही सही रहेगा। And I think one very interesting thing, guys, to must see is because whenever we go to a इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी धनबाद की जैसे इन्होंने बात की, या फिर आप कभी आईआईटी आईआईएम से पढ़ रहे हैं, और कैंपस प्लेसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर कॉलेज लाइफ, क्योंकि हमें लगता है कि कैंपस प्लेसमेंट हुई है तो इसका मतलब आपने कॉलेज में कुछ किया है, और नहीं हुई तो इसका मतलब बंदा बोलता है कि शायद आपके रैंक्स अच्छे नहीं होंगे या आप मेहनती अच्छे नहीं होंगे. ठीक है ना. एंड इफ आई टॉक अबाउट रमिक, ही इज अ वेरी, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग इज ही इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट. इन्होंने जैसे बताया, इफ आई टॉक अबाउट हिम, इन्होंने अपनी स्कूलिंग में, he has done his schooling from West Bengal board. He was state ranked second during his 10th matriculation, I would say. And at the time of 12th, he was state ranked fifth. So which tells us he is a very bright student. और जैसे इन्होंने बोला कि मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, एंड आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द पर्सन, शायद इन्होंने जैसे मुझे बताया भी था थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, कि ही गॉट प्लेस हिमसेल्फ इन सैमसंग ऑल्सो, बट समहाउ इनको प्लेसमेंट, जो ऑफर है वो नहीं आया था एट द जी टाइम सर, ऑफ सैमसंग में इंटर्नशिप था, प्लेसमेंट अलग इंटर्नशिप था. कंपनी में था। हाँ क्या हाँ हाँ। प्री प्लेसमेंट ऑफर नहीं आया था ना आपको हाँ सैमसंग हाँ, से, प्री प्लेसमेंट ऑफर सिम नहीं आया गेटिंग. था। सो मैं दोनों जानना चाहता हूँ, क्योंकि रमिक द थिंग इज देयर विल बी मेनी एस्पिरेंट्स हु विल बी वाचिंग यू. जनरली जब हम एक बहुत गुड मार्क्स या एक बहुत अच्छे एकेडमिक्स से चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे, मैंने बोलता ये बहुत बड़े सेटबैक्स है, बट छोटा सा सेटबैक भी हमें ना काइंड ऑफ अपने आप पे क्वेश्चनिंग डाल देता है, सेल्फ डाउट में डाल देता है कि मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैंने 10th में सेकंड रैंक स्टेट रैंक लिया हुआ है, +2 में फिफ्थ रैंक लिया हुआ है, कॉलेज में भी मैं अच्छा चल रहा था, सैमसंग में मैं इंटर्नशिप करके आया हूँ, और सडनली एक टाइम पे आपको एक प्लेसमेंट ऑफर मिला इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, विच एट द लास्ट मोमेंट बैकआउट. तो मैं चाहूंगा कि, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या था, कि क्या आप बिल्कुल ब्रेकड आउट हो गए थे कि यार सर क्या ही हो गया, और फिर आपने डिसीजन लिया, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट दिस रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन, इसमें जो भी काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरली आपने अपने ग्रेजुएशन में नहीं देखी हैं. फाइनेंस इज देयर, मैनेजमेंट है, कंपनीज एक्ट आता है, ठीक है ना. तो ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स हैं. तो मैं यही जानना चाहता हूँ थोड़ा सा आपसे, हाउ यू मेड दैट डिसीजन, एंड व्हाट वाज योर गोइंग इनटू योर माइंड जब ये चीजें हुई आपके साथ.
सर लाइक प्लेसमेंट जब मतलब चला गया तब तो हाँ बुरा तो लगा था, मतलब कि ठीक है इतना मेहनत किया बट अल्टीमेटली कुछ हाथ में नहीं लगा, तो इनिशियली थोड़ा बुरा लगा था। लेकिन फर्दर क्या करना है उस चीज़ को लेकर डिसीजन भी लेना था कि लाइक फर्दर फिर से कहीं पे अप्लाई करना है या क्या करना है। तो प्लेसमेंट सीजन तो ओवर हो गया था, तो लाइक ऑप्शंस थे कि ऑफ कैंपस वगैरह ट्राई करूँ डिफरेंट कंपनीज में, और नहीं तो कुछ और कुछ ट्राई करूँ। तो उस पॉइंट पे मुझे पता चला था रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स के बारे में, लाइक सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, आईआरडीआई, ये सब। तो उस टाइम पे मैं इनके बारे में थोड़ा देखा, थोड़ा गूगल वगैरह किया, तो मेरे को अच्छा लगा मतलब देख के कि लाइक दे आर डूइंग एन इम्पैक्टफुल जॉब ऑल्सो, और बाकी देयर इज गुड सैलरी, प्रेस्टीज, सब कुछ भी है इसमें। तो देन आई थॉट कि इसके लिए ट्राई किया जा सकता है। तो उस टाइम पे क्योंकि ऑफर भी नहीं था हाथ में, तो मैंने डिसाइड किया था कि लेट्स गो फुल टाइम, लेट्स प्रिपेयर फुल टाइम फॉर दिस एग्जाम्स। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन यू हैव मेड, बिकॉज जैसे आपने बोला कि मेरे पास ऑप्शन था कि आई कुड गो देयर, आई कुड गो टू द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऑल्सो। मैं वही थोड़ा सा जानना चाहता था, क्योंकि क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में ये डिसीजन कई बार आएंगे कि क्योंकि अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आपने एक अच्छी फर्म में इंटर्नशिप लगाई, तो जनरली माइंडसेट यही होता है, आई शुड गो टू माई कोर, देन आई शुड थिंक अबाउट दैट थिंग। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको जब आपने आरबीआई नाबार्ड, जैसे आपने बोला मैंने गूगल आउट किया, तो what is along with salary, what was the another, what was that thing in this whole regulatory bodies process which made you make so much sure कि I would not be doing a job further on, मैं अभी किसी जॉब में नहीं जाऊंगा, मुझे इसी एग्जाम के पीछे पढ़ना है। तो वो ऐसा कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर था आपकी जर्नी में जब आपने डिसाइड किया कि मुझे अब ये करना है? सर लाइक सैलरी तो साइड का बात है, मतलब वो तो थोड़ा सेकेंडरी आप बोल सकते हैं। बाकी ये और दिस ऑर्गेनाइजेशंस ये सब लाइक दे डू इम्पैक्टफुल वर्क। जो काम ये करते हैं उससे देश की इकोनॉमी वगैरह में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थॉट दैट ये सब बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ जॉब्स आई कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन मेनी लाइफ्स एज वेल एज these jobs are also prestigious। तो दैट मेड मी थिंक दैट आई कैन मेक अ करियर इन दिस। और जैसे मैंने उस सब गूगल किया, फिर सिलेबस वगैरह देखा, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, तो पढ़ते पढ़ते लगा कि नहीं ये तो ये मतलब हो जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एलियन चीज़ है। थोड़ा एलियन तो है क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बट अगर मैं पढूं, अगर मैं अच्छे से ट्राई करूं, तो मे बी ये हो सकता है। तो इसीलिए उस मोमेंट में मैं डिसाइड किया था कि फुल टाइम ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा इसी से आपका नेक्स्ट सवाल ये था, क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जब ये टॉपिक्स देखते हैं, फाइनेंस, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, तो जनरली ना हमें बोलना चाहिए, बट लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं इनको देख के, क्योंकि काफी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। और अगर पहली बार पढ़ो तो बहुत ही मुश्किल लगते हैं कि यार ये क्या ही पूछ रहे हैं, मतलब क्योंकि ना कॉस्ट, हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं या कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। सो माय थिंक इज कि व्हेन यू नो कि अब आपने डिसाइड किया, विद रिगार्ड्स टू दिस नॉन कॉमर्स टॉपिक्स, व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी कि मुझे इसमें क्या अप्रोच यूज करनी है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, बहुत डर आता है मन में पहली पहली बार तो, कि अब देखो एक सिंपल बात बोलूं तो पंगा तो ले लिया कि अब इधर कूद तो गए हैं, और अगर कूदे हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है जो चीज नहीं आती पहले उसको पकड़ना भी पड़ेगा। तो फिर आपने पहले नॉन कॉमर्स सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल किया? नॉन कॉमर्स सब्जेक्ट्स। जी, सॉरी, सर हाँ, नॉन नॉन कॉमर्स नहीं, कॉमर्स सब्जेक्ट, सॉरी कॉमर्स फॉर दैट थिंग, सब्जेक्ट्स, हाँ कॉमर्स सब्जेक्ट, सॉरी कॉमर्स सॉरी, सब्जेक्ट्स। कॉमर्स सब्जेक्ट्स। सर लाइक कॉमर्स वाले जितने सब्जेक्ट्स थे मोस्टली कंसेप्चुअल थे। ऐसा नहीं कि मतलब याद करने लायक बहुत ज़्यादा है और कंसेप्ट्स कम है, मोस्टली सारे ही। जैसे आपने बोला कॉस्टिंग, बोले आप कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ये सब मोस्टली कंसेप्चुअल्स थे। तो सर लाइक क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने में थोड़ा इजी ही लगता है क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा है और याद करने का चीज़ें कम है। तो ऑनेस्टली मुझे कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स पसंद आए काफ़ी, एंड बहुत मतलब ठीक ठाक पेस में मैं इनको पढ़ पाया।
और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनमें जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ रहा हूँ या कोई भी पढ़ रहा है तो स्क्रैच से ही पढ़ना होता है। तो लाइक वही अप्रोच था कि स्क्रैच से पढ़ते हैं, बेसिक समझते हैं, उसके बाद थोड़ा डीप में घुसेंगे। तो इस अप्रोच से लाइक सारे सब्जेक्ट्स को ही मैं हैंडल कर पाया ठीक से। तो बहुत अच्छी, आई थिंक दैट्स रियली गुड, दैट्स समथिंग गाइस, इफ यू आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, ही हैज गिवन यू मास्टर थिंग कि यार इतने डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक है ना? कि ये तो बढ़िया टॉपिक्स हैं, आप इनको अगर पढ़ोगे तो मजा काफी आता है। चलिए, तो अब जब आपने, जैसे आपने बोला कि मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की और आपका पहला जो प्राइम टारगेट था वो था आरबी एग्जामिनेशन, एंड यू गॉट योर ग्रेजुएशन वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 2023। ठीक है? नाउ द थिंग इज व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, ठीक है, बिकॉज इरिडाई वाज सम इरिडाई एग्जामिनेशन वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट अ यूज नॉट यूज्ड टू बी दैट मच रेगुलर एग्जामिनेशन। ठीक है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइम टारगेट आरबीआई, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जो जर्नी स्टार्ट हुई, इट्स हैज नॉट स्टार्टेड ऑन अ वेरी हाई नोट, और आई कुड से ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, क्योंकि जनरल होता है ना, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचो तो हम बोलते हैं बहुत पॉजिटिव नोट पे चला है, चलो ठीक है, इंटरव्यू तक आगे तो अगली बार बंदे को कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपने रिस्क भी लिया, आपका सेबी का एग्जाम हुआ, आपका आरबीआई एग्जाम हुआ, फिर आपका इफ्स का एग्जाम हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा इस एग्जाम जर्नी पे लेके जाओ कि कैसे गई जर्नी, स्टार्ट कैसे हुई? एंड तो बहुत अच्छी हुई है, बट स्टार्ट कैसे हुई? सर लाइक स्टार्ट तो सेबी से हुआ था क्योंकि उसका नोटिफिकेशन शायद सबसे पहले आया था। तो उसमें जैसे आप बोले कॉमर्स सब्जेक्ट ज़्यादा थे, लाइक कॉस्टिंग था उसमें, कॉमर्स अकाउंटेंसी था। तो लाइक वो सब पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंड कर ले उसके बाद सही जा रहा था। तो पहले तो सेबी फेज 1 क्लियर हुआ, उसके बाद सेबी का फेज 2 था, और उसके जस्ट शायद 7 या 8 दिन बाद आरबीआई का फेज 1 था। तो उस मोमेंट पे बहुत डिफिकल्टी हुआ क्योंकि सेबी का फेज 2 भी अच्छे से देना था, और 7 दिन बाद आरबीआई का फेज 1 भी है। तो और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ईयर है प्रिपरेशन का, तो ऐसा नहीं कि पहले से मैं पढ़ रखा हूँ, सब चीज़ ही नया नया पढ़ना पड़ रहा है। तो मेरा तब गोल था कि सेबी का फेज 2 पहले अच्छे से दे देते हैं, उसके बाद जो 7 दिन मिलेगा उस टाइम पे आरबीआई का अच्छे से देखेंगे, जीए वगैरह वो सब। तो सेबी का फेज 2 लाइक बुरा नहीं गया था, ठीक ही गया था लगभग। बट वो बीच में 7 दिन में मैं कवर नहीं कर पाया आरबीआई वाला, लाइक क्योंकि जीए ओवरवेलमिंग दिख रहा था बहुत, पास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स बहुत सारा करना था। तो इस वजह से तो आरबीआई में जीए पेपर अच्छा नहीं गया, तो एग्जाम देके ही लग रहा था कि शायद नहीं होगा, बट हुआ भी नहीं। सेबी में भी हुआ नहीं। सेबी में थोड़ा उम्मीद था ऑनेस्टली, बट हुआ नहीं एंड तक। उसके बाद आईएफएससी आया था, लाइक उसके कुछ महीने बाद। तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर किया था ठीक से। फेज 2 के लिए फेज 1 क्लियर हो गया तो सेबी टाइप का ही था, बट उसमें वो भी पेपर मेरा अच्छा नहीं गया था। तो उस टाइम पे थोड़ा बुरा लग रहा था, थोड़ा डिसीजन को रिकंसिडर मैं कर रहा था कि ड्रॉप ले लिया, जॉब भी ज्वाइन नहीं किया। इस पॉइंट पे अगर मैं अपने फील्ड में वापस वापस जाना चाहूँ वो भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इतना गैप ईयर्स आ गया है। बट दिमाग में ये था कि नहीं, ऐसे गिव अप नहीं करना है। ये सब एग्जाम्स देके थोड़ा तो कुछ अंडरस्टैंडिंग मिला है एग्जाम्स का, थोड़ा तो नॉलेज गेन हुआ है, तो उसी को फर्दर यूज करते हैं, फर्दर बाकी एग्जाम्स में देखते हैं। आई थिंक रमिक यू हैव मेड अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज जनरली जब आप कंसिस्टेंट एग्जाम्स पे एग्जाम्स दे रहे होते हैं ना, तो एग्जाम साइकिल में जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आता है कि यार क्लियर ही नहीं हो रहा। ठीक है? मैं आपसे थोड़ा सा दोनों चीजें जानना चाहता हूँ, एक तो सेल्फ डाउट के बारे में, सेकंड आई वांट टू फ्रॉम हियर गाइस, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो जनरली एक एग्जाम को टारगेट करके चलते हैं, बट क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम काफी एक कंसिस्टेंट लेवल पर, तो बच्चे को चलो सेबी है, सेबी भी दे देता हूँ, आरबीआई भी दे देता हूँ, नाबार्ड भी दे रहा हूँ, चलो इसका पहली बार आया तो आईएफएससीए, एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन है तो मैं टारगेट करता हूँ। बट इन योर ओपिनियन, व्हेन यू आर टारगेटिंग मल्टीपल एग्जाम्स, yes somehow there are minute differences in terms of technical subjects there are there, क्योंकि कुछ फेज 1 वाला पेपर तो सेम है, कि सेबी में क्या है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकालना है, एक ओवरऑल कट ऑफ है, तो जनरली निकल जाता है। सेम गोज फॉर आईएफएससी। आरबीआई और रेडाई में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी थी, एंड यू हैव टू स्कोर मेरिट्स ऑल्सो, मेरिट पे भी आपको जाना है। तो मैं जानना चाहूंगा कि what should be the approach of targeting different examinations? Is it the same approach which you have faced, या फिर बच्चे सभी आपको लगता है सेम अप्रोच ही फॉलो की जाती है, या फिर आपको लगता है कि अगर आप गाइड करो स्टूडेंट्स को
कोई गलतियां आपने की हो जब आपने सबको टारगेट किया एक ही टाइम पे, है ना, तो क्या चीज बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमनली हो रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ बच्चे ना टारगेट कर लेते हैं एग्जामों को, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो फिर क्योंकि शायद प्रेपरेशन उस लेवल की नहीं होती है, या आप कहो कि हमारा माइंडसेट वो रेडी नहीं होता है, तो जब वो नहीं होता फिर वो एकदम हो जाता है कि सर ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा साल ही बर्बाद हो गया, कोई एग्जाम नहीं निकल रहा। सो आई रियली वांट योर थॉट ऑन दैट। सर लाइक जैसा आप बोले कि मल्टीपल एग्जाम्स बच्चे टारगेट करते हैं, अगर एग्जाम्स के बीच में गैप है, लाइक 2 महीने का गैप है, 3 महीने का गैप है, उस केस में टाइम मिल जाता है कि बीच के 2-3 महीना जो है वो जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए पढ़ सकते हैं। बट मेन प्रॉब्लम होता है जब एग्जाम्स काफ़ी क्लोज हो। जैसे इस साल हम लोगों का बहुत सारे एग्जाम्स काफ़ी क्लोज था, नाबार्ड आरबीआई क्लोज था, सेबी का फेज 2, आरबीआई का फेज 1 क्लोज था। तो उस पॉइंट पे दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे एग्जाम्स काफी क्लोज है, लाइक विद इन 7 डेज है, विद इन 5 डेज है, तो बच्चे वो एग्जाम दे जिनके लिए वो वेल प्रिपेयर्ड है। या फिर दोनों दे सकते हैं, बट एक एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, दूसरा ऐसे एज एन एक्सपीरियंस देना चाहे तो दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम दोनों के लिए प्रिपेयर करने जाए तो दोनों ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो उस केस में दोनों एग्जाम ही चला जाता है अपने हाथ से। तो ये ये मैंने ये मेरे साथ हुआ था सेबी आरबीआई, जैसे मैं आपको बताया कि 7 डेज का गैप था उस टाइम पे, कि लाइक दोनों एग्जाम ही काफी क्लोज थे, दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा था, तो वो काफी डिफिकल्ट भी था, हुआ भी नहीं था, एंड तक कोई रिजल्ट भी नहीं निकला था उसका। तो ये चीज़ मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लोग अवॉइड कर सकते हो। मतलब लग सकता है कि एक एग्जाम हाथ से जा रहा है, एक कम एग्जाम दे रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड ये आप सोचो कि आप एक एग्जाम दे रहे हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल नॉलेज के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ दे रहे हो। तो अभी जैसे अभी इसको थोड़ा सा आगे का, जैसे हमने इसका कौन डिस्कस किया कि यार क्या इशू आ सकता है, बट जब से जैसे आपने क्रैक भी किया, जैसे अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द एग्जाम, इरेडा एग्जामिनेशन, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने एग्जाम देते आ रहे थे लगातार, ठीक है, सेबी दिया, आरबीआई दिया, आईएफएससी दिया, एंड देन केम योर इरेडा एग्जामिनेशन, सो व्हाट वाज द लर्निंग्स दैट यू हैव गॉट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशंस दैट हैज रियली रियली हेल्प्ड यू, क्योंकि इस बार when I was looking at the examination of IRIDA, स्पेसिफिकली अगर मैं फेज 1 की बात करूं, तो मुझे एग्जाम देख के जीए में स्पेसिफिकली ये लग रहा था कि जो बच्चे पिछले 2-3 एग्जाम्स को टारगेट करके आए हैं ना, उनकी शायद भगवान ने इरडा में सुनी है, कि आरबीआई में नहीं सुनी, आईएफएससी तो चलो वैसे ही मैं बोलूँ क्वालिफिकेशन है, नाबार्ड में नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं इरडा ने आके उनकी सुन ली, कि जो इतना पढ़ के आया ना कि सर यहाँ पे तो कम से कम वो पूछ रहे हैं ना जो हमें याद है। तो कोई ऐसा चीज आपको भी लगा इरडा एग्जाम में आया कि हाँ सर, अल्टीमेटली शायद वो जितना पढ़ा है यहाँ पे आके वो बस एक फ्लो में निकल गया। हाँ सर, इस टाइम में तो था ऐसा कि 3-4 एग्जाम्स पहले दे चुके थे, जीए वगैरह सब कुछ ही। पहली बात तो एक बार एग्जाम हॉल में बैठ के अगर एग्जाम कोई इंसान दे तो उसका टाइम मैनेजमेंट को लेके एक आइडिया बन जाता है कि एग्जाम हॉल में ऐसा प्रेशर रहता है, ऐसा सिचुएशन रहता है, लाइक घर वाला प्रेशर नहीं रहता, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अलग होता है उधर। तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नेक्स्ट एग्जाम्स में। और बाकी सर मैं कौन सा बताया, इसका प्रो एक चीज ये है कि एग्जाम्स के बीच अगर गैप हो, वन वन मंथ, 1.5 मंथ, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मतलब ये एग्जाम्स पे सब्जेक्ट का डिफरेंस बहुत कम होता है। तो उस टाइम पे बच्चे एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो पढ़ के नेक्स्ट एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू जो सब्जेक्ट पढ़ लिया वो पढ़ के। ये एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गया था, तो मैं ये ऐड कर दिया हूँ। और बाकी जो आप बोले वो बात तो एकदम सही था कि जीए में तो बहुत दिक्कत हुआ था, आरबीआई में भी हुआ था, नाबार्ड में दिया नहीं था, बट सुना था कि नाबार्ड में भी बहुत जीए में बच्चों को दिक्कत हुआ था। बट हाँ, ईडाई में जाके फाइनली लग रहा था कि जो पढ़ के आए हूँ वो सब आया है, थोड़ा थोड़ा नोन टाइप का पेपर आया था वो। और अगर जैसे अब जैसे हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला मैंने काफी चीजें सीखी, मैं आपसे एक चीज ये भी जानना चाहता हूँ, रमिंग, एंड देन वी विल कम टू दिस एग्जामिनेशन डिस्कशन, कि इफ द स्टूडेंट इज प्लानिंग, जैसे आपने बोला सर अगर 2 महीने का टाइम हो तो आप टारगेट कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स को, बट आपसे, जैसे आपने सारे एग्जाम्स दिए, तो मेरा ये जानना चाहता हूँ कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऐसे लगते हैं कि सिमिलर हैं, विच इज सिमिलर टू, इफ आई एम नॉट कंसिडरिंग नाबार्ड हियर, बट आई एम कंसिडरिंग एग्जामिनेशन लाइक सेबी, IFSCA here, RBI here, and then IRIDAI. So, in your opinion, if the student wants to target,
First thing is whether they should target all this examination, whether they are on a single और सेम ट्रॉट सेम लाइन पे हैं या फिर कोई डिफरेंस है. अगर डिफरेंस है तो किस में है, ये पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है. दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई स्टूडेंट आपका हमें जैसे आपको आज सुन रहा होगा और एंड ही वांट्स टू टारगेट द मल्टीपल एग्जामिनेशन, बिकॉज होता है जब हम ग्रेजुएशन से निकलते हैं तो हमारे मन में होता है कि यार हम ना बस कोई एक निकल जाए. ठीक है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच दे शुड कंसीडर के यार ये कॉमन है तो ये तो सभी में पढ़ ही लो, इनको तो पहले टारगेट कर लो, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो आप साथ साथ में करते रहो. सो आई वांट यू टू एड्रेस बोथ दिस क्वेरीज. सर लाइक जैसे मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो सभी में आते हैं, सभी सभी एग्जाम्स में आता है, तो वो तो कॉमन है. तो मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैं मैनेजमेंट से ही स्टार्ट किया था कि फर्स्ट रीड द मैनेजमेंट पोर्शन. तो क्योंकि मेरा प्राइमरी टारगेट जैसे मैं आपको बोला था कि आरबीआई ही था, तो मैनेजमेंट पहले मैं पढ़ लिया. मैनेजमेंट पढ़ने के बाद मैं ईएसआई पढ़ा था, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, और उसके बाद मैं फिनेंस पढ़ा था. तो जैसे ये सब सब्जेक्ट्स 5-6 महीने लग गया हो गया. उसके बाद सेबी का नोटिफिकेशन आया था. तो सेबी में जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, कंपनीज एक्ट और कॉस्टिंग, शायद से इकोनॉमिक्स भी था उसमें. तो उधर जैसे अब कैलकुलेट करना था कि 2 महीने बचा है एग्जाम के लिए, तो 2 महीने में ये सब पॉसिबल है कि नहीं. तो देखा कि हो सकता है, पॉसिबल है, मतलब किया जा सकता है. तो उसके बाद वो सब सब्जेक्ट्स मैं पढ़ लिया, फिर से भी एग्ज़ाम दिया. उसके बाद आईएफएससीए का एग्ज़ाम आया. उधर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पेंशन था, इंश्योरेंस था, और आईएफएससी एक्ट भी था. तो वो सब सब्जेक्ट फिर पढ़ना पड़ा मेरे को. फिर फाइनली जब मैं आईआरडीए तक आया तो मैं देखा कि मेरा मोस्टली सिलेबस कवर्ड हो चुका है बाकी एग्जाम्स के थ्रू. आरबीआई के थ्रू मैं मैनेजमेंट पढ़ा था, वो इधर मैनेजमेंट आ गया. इंश्योरेंस में आईएफएससी में पढ़ा था, वो इंश्योरेंस भी इधर है. तो इंग्लिश तो हर एक सब्जेक्ट में था, इंग्लिश भी हो गया, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग भी हो गया. तो ऐसे जब हम एग्जाम्स बहुत सारे देते हैं, उसके बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ते जाते हैं, तो एक पॉइंट पे जाके हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लेते हैं. तो नेक्स्ट जो एग्जाम्स देते हैं उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट भी हो तो वो हमारे ग्रास्प में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट हम एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पढ़े हैं, वो सब हमको अब आ गया है. तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव. And I think, guys, if you are targeting multiple examination, so he has given you the best approach. तो I hope कि आप सब लोग ने काफी चीजें सीखी होंगी. And if you are targeting these examinations, because IRDA is again it is being said that उनके exams भी अब regular होने वाले हैं, IFSC, SAP, RB, if you are targeting. So this is how I think you can target this examination. Now coming to the IRTA examination. So if I talk about this specific examination, the most important thing is that this examination is little bit different from the other in context not of phase 1 but in context of phase 2, because in all the other examination you have a phase 2 objective and then you have a descriptive which is again you have to do on the computers only. IRDI, the phase 2 is completely different क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है बट लिखना आपको पेन पेपर फॉर्मेट में है ना, और पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको पेन पेपर फॉर्मेट में लिखना है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स हु ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. ठीक है, फर्स्ट फियर इज अबाउट द कंटेंट, दैट इज अ फियर कि लिखना कैसे है. आई थिंक बट उससे भी बड़ा फियर आता है कि टाइपिंग नहीं है सर, नहीं हो पाएगा. तो फॉर दो स्टूडेंट्स व्हाट विल बी योर गाइड, वर यू दैट सेकंड एस्पिरेंट कि सर टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आपको लगा फायदा हो गया, एंड व्हाट यू फील कि इफ यू आर डूइंग द डिस्क्रिप्टिव इन अ पेन पेपर फॉर्मेट, how much advantage does a student get and how much expressive a student can be when he's writing in a pen paper format. सर लाइक मेरे केस में पेन पेपर फॉर्मेट में बेटर था, क्योंकि उधर आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर. उधर मैं लाइक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स अगर यूज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ. और पेन पेपर मुझे ज़्यादा लिबर्टी देता है लिखने का कंपेयर टू द टाइपिंग मोड. तो मेरे लिए दैट वाज एन एडवांटेज. बट और जैसे आप बोले प्रैक्टिस के बारे में, सपोज कोई टाइपिंग वाले एग्जाम्स ही दे रहा था, लाइक आरबीआई, नाबार्ड, हर जगह टाइप ही करना पड़ता है. तो वो अगर ये एग्जाम्स दे रहे हैं तो लाइक द फर्स्ट थिंग दे शुड डू कि टाइमली मैंने उनको राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा. जैसे एक सपोज 24 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए 12 to 13 मिनट्स अलॉटेड है.
शायद 250-300 वर्ड्स ऐसे एलोटेट होता है। तो वो चीज़ वो उस टाइम में लिख पाए, उसको वो डे 1 से प्रैक्टिस करना चाहिए। फियर होगा, फियर होता है, मुझे भी हुआ था स्टार्टिंग में। बट जैसे पर वो फियर ऐसे नहीं जाएगा। जितना हम लिखेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना उतना हमारा राइटिंग भी बेटर होगा और फियर भी दूर होगा। तो लाइक 20-30 डेज ऐसे करने के बाद ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाता है। ऑटोमेटिकली एक राइटिंग का फ्लो भी आ जाता है। तो फॉर इरडाई एग्जाम दैट थिंग इज नेसेसरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। 3 घंटा कंटिन्यूअस लिखना पड़ता है, बीच में कोई टाइम नहीं होता, दोनों पेपर्स या कोई पेपर के बीच में कोई टाइम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स को राइटिंग डे 1 से स्टार्ट कर देनी चाहिए, नोटिफिकेशन के डे 1 से, जब से मतलब वो प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट, जैसे आपने बोला कि अब हम बातें करते हैं इस एग्जामिनेशन की, जैसे हम एग्जाम पे आते हैं, हमने डिस्क्रिप्टिव के बारे में डिस्कस किया। लेट्स टॉक अबाउट द फेज 1 एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द नोटिफिकेशन केम आउट, ठीक है, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट IITI, ऑब्वियसली 23 में इनका एग्जाम आया था, तो 24 में अब थोड़ा सा रेगुलर साइकिल में एग्जाम आया है। उससे पुराना एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा PYQs अवेलेबल नहीं थे, इफ वी कंपेयर इट टू सेबी और RBI and somehow IFSC also, the previous year questions paper for IITs were very limited, ठीक है ना। और बहुत टाइम साइकिल के बाद शायद एक रेगुलर साइकिल इन्होंने स्टार्ट किया था IITI में। तो इन आई वांट टू से कि हाउ मच रोल डज दैट PYQs प्लेस, बिकॉज जब आप नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि नोटिफिकेशन आया तो सर किस तरह का एग्जाम होने वाला है। और जब हमारे पास PYQs कम हो, तो एक आइडिया लगाना कि एग्जाम किस तरह का होगा, एज अ पर्सपेक्टिव, एज अ टाइम, एज अ थॉट ऑफ अ स्टूडेंट। तो आपने पहले तो उसको कैसे हैंडल कर, कब आपने डिसीजन बनाया कि नहीं यार अब मुझे ना ये एग्जाम देना ही है, कि या फिर ये था कि नहीं यार कोई नहीं हुआ, ये तो कर दे ही देता हूँ, कि यार ये भी कर देता हूँ कि चलो शायद ये हो ही जाए। हाँ। उसके पीछे का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन व्हेन यू डिसाइडेड कि चलो अब ये भी देना है। सर लाइक नोटिफिकेशन टाइम पे तो पहला काम होता है कि देखना कि सब्जेक्ट्स क्या है, सिलेबस क्या है, वो पहले चेक करना होता है। तो मतलब मैं करता हूँ वैसे, मेरा प्रोसेस है वो, तो मैं पहले वो चेक करता हूँ। तो उसके बाद अगर मुझे मुझे लगा कि ठीक है, ये सब्जेक्ट्स डुएबल है, तो देन मैं PYQs पे जंप करता हूँ कि कैसे PYQs आ रहे हैं। तो एडा के केस में तो बहुत कम था PYQ, शायद 2023 वाला था और 2017 का था शायद। और वो भी मोस्टली तो मेमोरी बेस्ड ही होते हैं। तो उसमें भी बहुत क्वेश्चन के लेवल्स का भी बहुत डिफरेंट था। कभी लग रहा था कोई PYQ देख के कि ये टफ आया है, कोई देख के लग रहा था इजी आया है। तो थोड़ा बहुत देख के तो मैं PYQ छोड़ दिया था कि ठीक है, ये QRE आ रहा है, GA आ रहा है, तो थोड़ा अच्छा लेवल का ही प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि मतलब भरोसा नहीं था, कोई रिलायबिलिटी नहीं थी कि इजी आएगा या टफ ही आएगा। तो आई थॉट कि थोड़ा टफ लेवल का प्रिपेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, ताकि एक फ्लो बन जाए सॉल्व करने का। तो दैट वाज माय आइडिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लाइक मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता था उसके पहले। तो रोज़ एक मॉक टेस्ट दे दो, और मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और मॉक टेस्ट के थ्रू स्पीड भी बढ़ेगा, और सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बेसिक्स मेरे पहले से ही कवर्ड थे, RBI वगैरह के एग्जाम्स के चक्कर में वो सब कवर्ड थे। तो दैट वाज माय दैट वाज माय प्लान फ्रॉम नोटिफिकेशन कि ये करना है। और जब हम, अगर मैं इसकी फेज 1 की बात करूं, तो जो फेज 1 का एग्जाम था, ठीक है ना, एक तो एक ही शिफ्ट में होता, और अगर मैं बात करूं तो इट वाज नॉट, आई वुड से इट वाज नॉट दैट मच अ डिफिकल्ट एग्जाम, but obviously it was not that an easy exam unless and until you were preparing for multiple exams, which is in your case. तो जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे, ठीक है, आपने जब आपने जैसे आपने फेज 1 पेपर स्टार्ट हुआ, तो आप मुझे ऑनेस्टली बोलो, आपको एग्जाम देके क्या लगा कि यार ये ज्यादा ही आसान पेपर तो नहीं डाल देने कि यार कट ऑफ बहुत ही बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है जिसने, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल एग्जाम की तैयारी की तो काफी बच्चों ने की होगी, जो करते ही हैं बच्चे, हर बार टारगेट स्टूडेंट्स करते हैं। तो while sitting in the examination, what was, हाउ हैव यू, आई वुड से, क्या चल रहा था उस टाइम आपके दिमाग में? आपको लगा कि यार रिलैक्स होके कि यार इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे होंगे, या फिर आपको लग गया था कि यार इट विल बी ओवर टेम्पटेशन, यहाँ पे करनी पड़ेगी ज्यादा अटेम्प्ट, क्योंकि पेपर काफी चीजें वही हैं जो बच्चों ने लगातार पीछे पढ़ी होंगी। सर लाइक इस एग्जाम में क्या था कि जब एग्जाम स्टार्ट हुआ और मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो पहला तो मेरे दिमाग में था कि पिछले साल कट ऑफ
समथिंग शायद 80 के आसपास कुछ आया था। तो वो मेरे हेड में था स्टार्टिंग में कि पिछले साल इतना कट ऑफ आया था। बट फिर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगा तो सॉल्व करते करते पता चला कि पेपर बहुत ही इजी है। 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन है क्वांट रीजनिंग में। तो उस मोमेंट पे मेरे को क्लिक किया कि नहीं, इतना कम तो नहीं जाने वाला है कट ऑफ। कट ऑफ अब ऊपर जाएगा, पक्का जाएगा। तो उस पॉइंट पे मेरा प्लान था कि अब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन टफ है नहीं। मेरे को बस क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, सॉल्व करते जाना है और मैक्सिमाइज करना है स्कोर। तो उसके बाद तो मैं वो जो टारगेट स्कोर था वो तो मैं हटा दिया अपने दिमाग से कि टारगेट स्कोर ये था, ये करना था। वो फिर मेरे दिमाग से उठ गया था। मेरे को फिर तो पूरा एकदम मैक्सिमम स्कोर करना था, जितना हो सके, जितना क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाऊँ। रम्य, एक चीज मेरा आपसे और एक चीज मैं आपसे आपको और पूछना चाहता हूँ, बिकॉज जनरली जब आईआईटी के एग्जाम आए थे तो बहुत बच्चों के मन में ना कि एक अंदर से होता है, जैसे आरबीआई में आरबीआई के सर्कुलर्स बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, सेबी हैज अ टेंडेंसी, सेबी भी एक अदर सेबी का सर्कुलर पूछता है। बट इन केस ऑफ IIT एग्जामिनेशन इट वाज नॉट दैट दे वर रिलाइंग मोर ऑन द सर्कुलर्स ऑफ IIT। उन्होंने एक जनरल सा ही करंट अफेयर पूछा था। इवन इन योर फेस टू एग्जामिनेशन, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात भी करूँ तो बहुत ज्यादा सर्कुलर ओरिएंटेड इतना पेपर नहीं था, कि बहुत ज्यादा अंदर घुस घुस के उन्होंने सर्कुलर्स पूछे थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत बच्चे जो अभी IIT की प्रिपरेशन सेट करना स्टार्ट करेंगे उनके मन में सबसे पहला डाउट आता है कि सर्कुलर्स जो हैं वो करने चाहिए। तो आपका क्या, हैव यू प्रिपेयर्ड ऑल द सर्कुलर्स ऑफ IITI, या वर यू वेरी सिलेक्टेड? कोई बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज हुआ तो वो पढ़ लीजिए जो कि कॉमन भी होगा। ठीक है, तो हाउ हैव यू हैंडल दोस थिंग्स, द सर्कुलर्स इफ आई टॉक अबाउट? सर लाइक सर्कुलर्स में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। जो बहुत मेजर चेंजेस थे लाइक पास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स में, वो सारे मैं लाइक नोट्स के थ्रू में मैं पढ़ लिया था। बाकी इन डेप्थ या बहुत ज़्यादा मैं सर्कुलर्स नहीं पढ़ा था, क्योंकि PYQs में मैं देखा था कि एज सच IRDI रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे को भी एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि मे बी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब ये गलत भी हो सकता था, बट लकीली हुआ नहीं। तो मैं तो स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि रिस्क ना ही ले, क्योंकि कोई गारंटी नहीं, इस साल शायद नहीं पूछा है, अगले साल शायद पूछ ले। कोई कोई गारंटी नहीं है। तो अगर टाइम है, अगर है तो पढ़ लेना ही चाहिए। उससे लाइक कुछ गड़बड़ नहीं होगा, बट उससे हेल्प हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव में भी सर्कुलर से चीज़ें लिखी जा सकती है, लाइक IITA क्या प्लान कर रहा है, आइडिया का क्या मोटिव्स है डिफरेंट चीज़ों को लेके, वो सब यूज़ किया जा सकता है। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर टाइम है तो पढ़ ही लेना चाहिए। तो मैं नहीं पढ़ा था हालांकि, बट ना करे ऐसा, बच्चे पढ़ ले, वो अच्छा ही होगा। आई थिंक वेरी स्मार्ट आंसर, कि भाई तुम बाद में मुझे मत लिखना नीचे कि सर आपने बोला था नहीं करना, रमिक सर ने बोला तो रमिक सर कह रहे नहीं कर लो, मैंने नहीं पढ़ा तुम पढ़ लो। ठीक है। नहीं चलिए। सर, एग्जाम्स नाउ का काफी अनरिलायबल होते हैं, मतलब आ भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कोई भी एग्जाम का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाउ इफ वी थोड़ा सा कंक्लूड दिस एग्जामिनेशन साइकिल दैट यू हैव गॉन थ्रू, तो आपके केस में जब आपने इन एग्जाम्स को दिया तो सबसे मुश्किल कंपोनेंट, जैसे आपने बोला, एक तो वी नो कि जीए आपके लिए सबसे मुश्किल कंपोनेंट था। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें जीए में अगर मैं बात करूं, जो आपके लिए सबसे मुश्किल कंपोनेंट था, उसको आपने फिर किस तरह से टैकल किया? क्योंकि देखिए, जैसे आपने बोला सेबी और आरबीआई में, शायद रीजन ये था कि सेबी में करंट अफेयर इतना ज्यादा नहीं आता है, सेबी टेक्निकलिटी पे बहुत खेलता है। सेम गोज फॉर IFS, से वो भी टेक्निकलिटीज पे बहुत खेलता है। आरबीआई ऑन द अदर हैंड रियली प्लेज वेल ऑन करंट अफेयर्स, बिकॉज इफ यू आर टॉक अबाउट फेज वन, दैट 80 क्वेश्चन ऑफ जीए प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने जो वो लर्निंग्स ली वहां से, क्योंकि IRDI में भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं थे, क्वेश्चंस तो अराउंड 40 के आसपास ही क्वेश्चंस थे आपके पास। बट ये था कि इसमें सेबी वाला पार्ट नहीं है कि सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 30% या 40% मार्क्स लेना है, आपको एक कट ऑफ भी निकालना है। एंड because the examination is taking place after a lot of after many years, तो हमारे पास कोई वो भी नहीं है कि यार किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो हाउ हैव यू हैंडल्ड योर फियर ऑफ जनरल अवेयरनेस? सर लाइक जनरल अवेयरनेस को मैं पोर्शंस में डिवाइड कर दिया था। एक जैसे करंट अफेयर्स हो गया, एक जो जनरल करंट अफेयर्स है। एक हो गया PIB, जो PIB में आता है। एक हो गया जो फिनेंस वाला पोर्शन है। एक हो गया स्कीम्स, एक हो गया रिपोर्ट्स। तो
उसको मैं अपने स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया ऐसे मैं डिवाइड कर दिया था कि जो फिनेंस वाले करंट अफेयर से फिनेंस रिलेटेड है, वो जैसे अगर कोई पढ़ रहा है आफ्टर रीडिंग फिनेंस, तो वो दे कैन रिलेट कि हाँ इसको इसमें ऐसा हुआ है, ये चीज़ मैं पढ़ा हूँ। तो आई फेल्ट कि वो चीज़ इजी है याद रखने को। तो आई मेड वो चीज़ को मैं प्रायोरिटी बनाया कि वो चीज़ मेरे को पहले करना है और अच्छे से करना है ताकि कुछ मिस ना जाए। सेकंड में मैं जनरल करंट अफेयर्स को रखा क्योंकि लाइक जनरल करंट अफेयर्स थोड़े ठीक ही होते हैं, आसपास क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कौन क्या जीता है, ये सब। तो लाइक वो भी मेरे को थोड़ा रिलेटेबल लगता था, तो सेकंड में मैं उसको रखा। और मेरा लास्ट प्रायोरिटी पीआईबी था, जो कि होना नहीं चाहिए, बट मेरा मेरे मेरे केस में मेरा लास्ट प्रायोरिटी पीआईबी था क्योंकि उसमें मैं रिलेट नहीं कर पाता था। कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है, कोई स्कीम लॉन्च हुआ है, तो काफी मतलब एलियन सा लगता था वो पढ़ने में। तो इसीलिए मैंने उसको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज में डिवाइड कर दिया और मैं वैसे प्रिपेयर किया उसको कि इससे कोई जैसे फाइनेंस से कोई क्वेश्चन है तो वो ना छूटे, ताकि कितना भी टफ है कहाँ से भी है वो अच्छे से कवर कर लेते हैं। फिर नॉर्मल करंट अफेयर्स करते हैं। और लाइक आईआरडीए के एग्जाम में शायद पीआईबी वगैरह से उतना आया भी नहीं था, नॉर्मल जनरल करंट अफेयर्स ही बहुत सारे आ गए थे, तो उसके से मेरे को एडवांटेज ही मिल गया। और अगर आया भी होगा तो जैसे आपने बोला कि मैंने करंट टैप, स्कीम्स टैप, रिपोर्ट्स टैप ये पढ़े हुए थे, तो हाँ मुझे लग रहा है काफी हद तक आपका वहां से निकल भी होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कम थे ना और इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं आया, तो हाँ हो ये गया होगा मुझे एग्जैक्टली। लग रहा यस सर, है। आरबीआई में वैसे नहीं था, आरबीआई में बहुत डेप्थ में पूछे थे, तो हम्म। उसमें तो हो गया था, फिर हो नहीं रहा था। तो रमिक, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके मॉक इंटरव्यूज के बारे में। फिर मैं आपसे डेफिनेटली, क्योंकि आप एडुटैप के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एडुटैप का इनसाइट भी आपसे पूछना चाहूंगा। So now when I talk about, because your phase one is done, your phase two is done, now let's talk about little bit about your uh, interview here. तो जब आपने मॉक इंटरव्यूज दिए, ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगा कोई ऐसा इंसिडेंस था जो अब आपके मॉक इंटरव्यू में, जहाँ पे आपको कोई ऐसा पॉइंट मिला जो आपके फाइनल इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करके गया। इन टर्म, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर डेफ, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है, या फिर आपको कोई अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखी कि हाँ यार ये मेरा एक स्ट्रेंथ था जो शायद मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, बट मुझे इंटरव्यू से पता चल गया कि ये इस पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। सर डैफ से तो काफ़ी हेल्प मिला मॉक इंटरव्यू से। लाइक डैफ में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा था कि ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे मॉक इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो लाइक वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मैं फिर नोट डाउन कर लिया कि ऐसे बोल सकते हैं। बाकी इंट्रो वगैरह में या क्वेश्चन आंसर करते टाइम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन में काफ़ी सारे एरर्स थे जो जो मॉक इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने पॉइंट आउट कर दिए, वो मेरे को ठीक करने को बोले। तो दैट थिंग वाज वेरी हेल्पफुल। लाइक मैं जब फाइनल इंटरव्यू में गया, मेरे को उधर जाके आंसर फॉर्मेशन करने में या फिर ऐसे डेफ रिलेटेड चीज़ों में लाइक मोस्टली दिक्कत हुआ नहीं। बहुत काफ़ी स्मूथ ही था वो। तो मॉक इंटरव्यू सर आई आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एरियाज तो छोड़िए, वो तो वीक एरियाज बहुत अच्छे से एक्सपोज हो जाते हैं उससे। तो यस इट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू, बिकॉज यू वर नॉट फ्रॉम एन कॉमर्स बैकग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। दूसरी बात है कि आपने जैसे बोला कि अब आप एक फ्रेशर थे, क्योंकि आपने अपने कॉलेज प्लेसमेंट भी आपकी नहीं हुई, तो आप फ्रेशर थे इन टर्म्स ऑफ जॉब। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आप इंटरव्यू में जाते हो, डू यू फील इफ यू हैव अ बैकलॉग इन टर्म्स ऑफ योर, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन आपके पास बैकलॉग हो जाता है कई बार। दूसरी बात है, अगर कोई बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से प्रिपरेशन कर रहा है, एंड ही ऑलवेज हैज दिस थिंग इन हिज माइंड कि इंटरव्यू विल ग्रिल हिम, बिकॉज ही माइट नॉट हैव दैट मच। हाँ ऑब्वियसली आपका बेसिक्स तो बनेगा, क्योंकि तभी आपने फेज वन भी निकाला है, फेज टू भी निकाला होगा, बट देन ऑल्सो कोई ऐसा चीज था जहाँ पे आपको आपको ग्रिल, नॉट आई एम नॉट से ग्रिलिंग, बट दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू इंश्योरेंस सेक्टर पे बहुत पूछा हो, या फिर ऐसा कुछ पूछा हो जहाँ पे इवन इन द इंटरव्यूज दे हैव गाइडेड यू कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो इन इन चीजों का ध्यान रखना, यहाँ पे वो आपको पकड़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? तो लाइक पहला चीज, क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का मैं स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मेरे से जस्टिफिकेशन मांगा कि व्हाई डू यू वांट जॉइन आईआरडीए और एनी रेगुलेटरी बॉडी। तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट जॉइन, इसका आंसर प्रिपेयर रहना चाहिए। सेकेंडली,
वो पूछेंगे कि लाइक आपका टेक्निकल में सारा आपका प्रोफाइल है पूरा ही, आप इंटर्नशिप किए हो, प्लेसमेंट किए हो, जो भी किए हो टेक्निकल में ही था, तो वो आईआईटी में कैसे हेल्प आ सकता है, या मतलब रिलेट कैसे कर रहा है। तो वो रिलेट भी करना होता है, उनको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, आपके पास ये स्ट्रेंथ्स है, आप इनसे आईआईटी के लिए बेनिफिशियल या हेल्पफुल हो सकते हैं। ये एक चीज़ हुआ। थर्डली, ग्रिल नहीं बोलूंगा, बट आपका जो जिस जिस फील्ड में आपका ग्रेजुएशन है, मेरा जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो दे माइट आस्क सम क्वेश्चंस कि इसका थोड़ा बेसिक बेसिक से ही, तो वो चीज़ भी पूछ सकते हैं। हालांकि द इंटरव्यू पैनल वाज वेरी 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 फ्रेंडली, ग्रिलिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बट हाँ, दे वर आस्किंग एंड आई हैड टू कन्विंस देम अबाउट दोज थिंग्स। सो ये एक स्टूडेंट को दिमाग में रखना चाहिए। चलिए रमिका, अब आते हैं, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ फेरुटैप, आपने हमारे साथ काफ़ी एग्जाम्स में वी हैव बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड सेम इन एरिडाई वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, कि talking about Aerotap, which is one thing which you felt is something you really admire of us as an organization, कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन या फिर मेंटरशिप आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद लगती है, जो हम आपको लगता है थोड़ा सा यूनिक है, सर मुझे अपनापन मिला यहाँ पे आके। Sir, it is no doubt the structured approach that EduTap uses. मतलब बहुत बहुत अच्छा है। लाइक पहले ओरिएंटेशन, एक पीडीएफ रहता है, उसके बाद क्लासेस, फिर कंसेप्ट नोट, फिर समरी, फिर माइंड मैप। मतलब दीज थिंग्स मे साउंड स्मॉल, बट व्हेन प्रिपेयरिंग ये चीज़ें काफ़ी लार्जली इफेक्ट इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हम पे। कि रिवीजन टाइम पे जो आपके छोटे नोट्स है, समरी शीट्स या माइंड मैप्स, काफ़ी काम में आते हैं। मॉडल डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी है, वो सब भी हेल्पफुल होता है। क्विजेस वगैरह हुआ, तो मेरे को ये जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स पोर्शन ऑल्सो, कि लाइक हर एक उसके बाद पीडीएफ्स के बाद क्विज अटैच्ड है, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग से, जीए के लिए अलग से, फिनेंस के लिए अलग से। सो that is the thing I admire most about EduTap, that their approach is very very good. एंड इफ आई टॉक अबाउट योर फेवरेट टीचर, because you have been a loyalty loyal student of us from past 1 year. I was So first of all, we are really thankful to having a students like you, जो आपने बोला कि मैंने सेबी से स्टार्ट किया सर, फिर मैं आरबीआई में आया, मैं आईएफएससी में भी आपके पास आया। तो अब आपके इस पूरी जर्नी में आपके फेवरेट टीचर कौन थे? So फेवरेट टीचर आई वुड से जलज सर क्योंकि सर जलज सर लाइक कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते थे टॉपिक्स। लाइक उनका एक कंसेप्ट क्लासेस अच्छे से देख लो तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाता था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। बहुत अप्रोच भी बहुत अच्छा है उनका, और मतलब बहुत ही सही। मेरे को उनका लेक्चर्स बहुत पसंद था। मैं आराम से, ऐसा नहीं कि उनका लेक्चर्स देख के स्ट्रेस होता था कि इतना 1 घंटे का लेक्चर है या 40 मिनट का लेक्चर है। दे वर प्रीटी रिलैक्सिंग कि लेक्चर चलाओ, आराम से सुनिए, सुन लेते हैं आराम से, तो काफी अच्छा याद भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आई वुड से जलज सर। और जले सर का आरआर आपको मुझे लगता है पसंद आया होगा। हाँ बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू वर्क ऑन आरआरआर, है ना, रिवीजन रिवीजन वो हाँ बोलते होते थे कि हाँ आरआरआर करना हाँ हाँ, यस सर, दैट टू। है। एंड ऑन दैट नोट इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है ना, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपने बोला कि मैंने कोर्सेज देखे, तो मैं आपसे, जैसे आपने समरी शीट्स के बारे में बोला या सब चीज के बारे में बोला, एनी अदर थिंग इफ आई टॉक अबाउट हियर, बिकॉज यू आर अ वेरी लॉर्ड स्टूडेंट ऑफ एरोटैप, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूट। एंड सेकेंड थिंग इज जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो हमारा सपोर्ट सिस्टम था वो आपको कैसा लगा। आई वुड बी कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, कि जो सपोर्ट सिस्टम था, बिकॉज आपने टीचर्स को देखा, बट जो आपकी कॉल्स अरेंज करना है, ईमेल्स रिप्लाई हैं, या आपके डिस्कशन फोरम पे डाउट्स रिजॉल्व करने हैं, तो सपोर्ट सिस्टम आपको हमारा कैसा लगा? कि सर सपोर्ट सिस्टम वाज वेरी वेरी गुड। लाइक मैं डाउट रेस करता था, मेरे को कोई भी पोर्शन पे कंसेप्ट नोट्स हो या फिर वीडियोस हो, कोई भी पोर्शन पे, तो मैं तुरंत डाउट रेस करता था वहाँ पे डिस्कशन फोरम पे। तो लाइक 1 से 2 दिन में बहुत इजीली रिप्लाई आ जाता था हर बार। तो
लाइक इतना जल्दी अगर रिप्लाई आता है तो बच्चे भी इनकरेज होते हैं कि डाउट पूछते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। लेट रिप्लाई आता है तो कभी कभी बुरा लगता है कि 3 दिन बाद रिप्लाई आएगा तो क्या ही फायदा पूछ के। बट ये एडुटैब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है कि हमको डाउट्स पूछना चाहिए। और लाइक ऐसा नहीं है कि मैं कोई डाउट पूछ लिया, आंसर आ गया, फिर खत्म हो गया। लाइक मैं फर्दर भी पूछ सकता हूँ उसके बारे में। तो डाउट सिस्टम वाज वेरी गुड सर। आई मीन आई वेरी मच लाइक द डाउट सिस्टम। बहुत अच्छा था। So thanks, Ramik, for us. But now, because you are a very, I would say, loyal student of EduTap, so I would say on that note, any suggestion you want to give us with regards to the whole ecosystem, जहाँ पे आपको लग रहा है कहीं पे हम कुछ, I'm not saying कि हम बहुत अच्छे होंगे, किसी हो सकता है किसी चीज में आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, बट हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इन योर ओपिनियन, इफ देर इज समथिंग वेयर वी कैन रियली इम्प्रूव. सर लाइक एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपके जो पीडीएफ्स आते हैं करंट अफेयर्स के, मोस्टली स्कीम स्टेप हुआ या वो हुआ, उसमें शायद मेरे को लगता है कि एडिटिंग थोड़ा बेटर किया जा सकता है। लाइक कई कई जगह बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं, तो वो पढ़ने में थोड़ा आईज पे स्ट्रेन डालते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा मिनिमलिस्टिक हो तो अच्छा है। लाइक वो पढ़ने में भी इजी होगा, उसको कोई प्रिंट करा के ऐसे नोट्स भी यूज कर सकता है बहुत अच्छे से। उसमें भी उसको आसानी होगा, कुछ ऐड भी कर सकता है। तो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट। थैंक्स सर रमिक. और देखिए कितना रमिक ने कितना स्मार्टली लिखा कि करंट अफेयर्स के टीचर ही बैठे हैं और उनके सामने मैंने करंट अफेयर्स को ही बोल दिया कि सर मेरा करंट है बहुत अच्छा है, बट आप इसमें कलर चेंज कर लो. सो अब मुझे लग रहा है आधे बच्चे नीचे बोल दोगे सर देखो हमें भी है, हमें भी बोलेंगे कलर चेंज कर दो. चलो, so thanks a lot, Ramik. I will थैंक यू definitely सर। we'll sit with team on that thing. If we can do a little, we can do better than that. So I will definitely, we will definitely try to work on that thing. Now, at the time of conclusion, if I talk about here, TK ji, so first we are really really pleased that you have given us your precious time. But anything now, I would first of all say कि अब आपका अगला टारगेट क्या है? क्योंकि आप IRDA ऑफिसर बन चुके हो. इज देयर एनी नेक्स्ट टारगेट दैट इज इन योर माइंड, और या फिर अभी ये सेटल करके यू वांट टू एंजॉय योर सक्सेस नाउ? सर राइट नाउ आई वांट टू एंजॉय माय सक्सेस। अभी कोई फर्दर टारगेट नहीं है। जैसे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, उधर जाके मैं लोगों से बात किया, काफ़ी एम्प्लॉयज़ भी थे आईआईडी के, उनसे भी बात किया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वाइब्स आए ऑर्गेनाइजेशन से। तो राइट नाउ आई डोंट वांट एनीथिंग मोर, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो ज्वाइनिंग लेट है, अभी पता नहीं कब होगा, कुछ आया नहीं है। बट अभी आई वांट टू ज्वाइन आईआईटी, बाकी देखना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। लाइक होपफुली अगर सब कुछ अच्छा रहे तो आई वांट स्टे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली। चलिए, आई होप, हम लोग उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही हो और आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में यू एक्सेल योरसेल्फ. सो थैंक्स अ लॉट रमिक फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, एंड वी रियली विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल इयर्स अहेड. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स टू एडुटैप ऑल्सो।